नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे हरित ऊर्जा और भारत की सफलता की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश ने 30 जून 2025 तक अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50.8% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया है। यह लक्ष्य भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में 2030 तक हासिल करने का जो वायदा किया था, लेकिन उससे 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। यह भारत की हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात हरित ऊर्जा और भारत की इस सफलता की करेंगे। इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए एक खास पैनल मेरे साथ इस समय जुड़ा हुआ है। अभय बाकरे जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं, जो मिशन डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। आपका स्वागत है अभय जी संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे मनमोहन अवस्थी जी से, जो ग्रुप प्रेसिडेंट हैं SSEL से। आपका स्वागत है मनमोहन जी। हम आपसे भी बात करेंगे विभिन्न पहलुओं पर। साथ ही मिस्टर शिशिर एस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कंसल्टेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल ग्रुप से। आपका स्वागत है शिशिर जी। लेकिन शुरुआत अभय जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा पर्यावरण का भी है और हरित ऊर्जा का भी है और भारत की सफलता का भी है। ये जो आंकड़े, जो तस्वीर उभर कर आई है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारत ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, समय से पहले लक्ष्य हासिल किया है। देखिए, जो पहले पेरिस समझौता था उसके अंदर हमने NDC मतलब नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, इसके लिए हमने जो टारगेट्स तय किए थे, पहले टारगेट्स तो हमने 2021 से पूरे कर लिए, जो कि टारगेट होने थे 2030 थे। अब ये जो टारगेट्स हमने 2021 ग्लासगो में पंचामृत के तहत आगे और इसकी बढ़ोतरी कर दी। पहले 40% था, अब 50%। ये है गैर जीवाश्म ऊर्जा की पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो ये लक्ष्य हमारे लिए दिसंबर 2030 के लिए रखा गया था, लेकिन जो जून 2025 में ही, मतलब 5 वर्ष और 6 महीने पहले ही इसको पूरा कर लिया गया। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी, उसके अंतर्गत जो हम पावर इंस्टॉल कैपेसिटी तय करते हैं, ये इंस्टॉलेशन अब हमने आधे से ज़्यादा अचीव कर लिया है। इसके तहत अब हमें जो इम्पोर्टेड एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, और इससे थोड़ी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो इकोनॉमी है एक ग्रोथ पाथ पे है, 7%, 7.5% आने वाले 2 दशकों में, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। इस तरह के जो टारगेट्स बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने या विकसित राष्ट्रों ने जो तय किए हैं, उन्हें 2030 तक हासिल करना उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है। लेकिन भारत अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से, इंडस्ट्री के सपोर्ट से और हर तरह की जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं पावर सेक्टर में, इसके कारण जो पिछले 10 साल में जो 3 गीगावाट से नीचे की जो सोलर एनर्जी थी, वो अब 116 हो गई है। तो कुल जो पावर कैपेसिटी है 484 मतलब 484 गीगावाट की हो चुकी है। उसमें से अब 242 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल एनर्जी से आ रहा है। इसमें रिन्यूएबल 234 है और लगभग 8.5 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी है। जी बिल्कुल, इसके अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि जब हम हरित ऊर्जा की बात करते हैं तो सरकार की जो नीतियां हैं, माना जा रहा है कि उन नीतियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सफलता भारत ने हासिल की है। मनमोहन अवस्थी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि हरित ऊर्जा और भारत की इस सफलता की जो तस्वीर है, उसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सफलता बहुत असाधारण मानी जा रही है। जो लक्ष्य 2030 में हासिल करने का रखा गया था, उसे 5 साल पहले भारत ने हासिल कर लिया। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? जी, पहले तो मुझे अत्यंत गर्व है और उत्साह है कि यह साझा कार्य करते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने अपने परिसर जलवायु समझौते के तहत तय की गई 2030 की लक्ष्य को 50% विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म स्रोत से 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। तो ये एक बड़ी गर्व की बात है हमारे भारत देश के लिए।
और इसको अचीव करने का कारण कई सारे हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया हुआ है जो हमारे भारत सरकार की जो विभिन्न स्कीमें हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे मैं 2-3 स्कीम के बारे में चर्चा करूंगा यहाँ पे। जी। जैसे पीएम कुसुम स्कीम है। अब पीएम कुसुम स्कीम जो है, अगर आप देखेंगे तो इसमें किसान जो है, जो कि पहले ये ऊर्जा का उपभोक्ता था, अब वो इसका उत्पादन करने लगा है। जी। जैसे सोलार पंपों के स्थापना, बंजर भूमि पर ये सोलार प्लांट लगाना, ग्रिड के से जुड़े पंपों का सौर्यकरण करना। तो इससे ऐसा हो रहा, और इसमें क्या हो रहा है कि कोई किसान का खुद का भी फायदा है, क्योंकि उसको भी एक बिजली में बचत हो रही है, और जो एक्स्ट्रा बिजली वो जो उत्पादित करती है वो ग्रिड को भी बेचकर अपना एक आय अर्जित कर रहा है। तो उससे उनका स्वयं का एक इंटरेस्ट जागता है, और इस कारण से ये स्कीम सक्सेसफुल हुई है। इसी तरह अगर आप अगर दूसरा स्कीम देखेंगे, हमारी जो 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 सरकार ने ये मुफ्त बिजली योजना, जी। घर घर, और ये सूर्य ऊर्जा जो उन्होंने किया था, तो उसमें भी 300 यूनिट तक के मुफ्त बिजली उनको मिल रही है, और उनको जो सब्सिडी मिल रही है वो भी एक डायरेक्ट सब्सिडी है। सो इससे क्या, जो जो बीच के लोग, जो ब्रोकर्स हैं, उनको हटा दिया गया है। ये सरल पोर्टल बनाया है, और डिस्कॉम को भी प्रोत्साहन देकर ना उनको साथ में जोड़ा हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है कि घर घर के छत पर अब एक ऊर्जा फैक्ट्री होगी, ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। तो जहां पे पहले की ये था कि एक बड़ा प्लांट ही लग सकता है, उसी से ऊर्जा हो सकती है, अब वो बात नहीं रही है। अब हर घर एक है ना छोटा सा ऊर्जा उत्पादन का केंद्र हो गया है। अच्छा, ये तो हो गई छोटी बातें जो स्मॉल स्मॉल वो सेक्टर में हमने उत्साहित किया। बट अगर आप देखेंगे तो साथ ही साथ सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा पावर, ये जो सोलर प्रोजेक्ट है, उसको भी उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जहां जहां, जैसे जो रेगिस्तान था या पहाड़ी इलाके थे या जो बंजर जमीनें थे, राजस्थान में, गुजरात में, आंध्रा में, वहां के राज्यों ने काफी प्रोत्साहन करके बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऊर्जा की पार्क्स लगाए हुए हैं, जिससे कि 40 से 50 गीगावाट का उत्पादन बढ़ा है। जी। सो ये एक और बात कर सकते हैं, जैसे वेस्ट टू एनर्जी। अब ये क्या है कि वेस्ट टू एनर्जी, जहां पे जो कचरा हमारा वेस्ट जा रहा था, सड़ रहा था, गंदगी पैदा कर रहा था, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको भी एक प्रोत्साहन देके ये म्यूनिसिपैलिटीज को एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसके तहत उन्होंने सारी सिटी, मोस्ट ऑफ दी ये इनिशियल सिटीज जो उन्होंने चुनी थी, वहां पे ये वेस्ट को इकट्ठा करके दे आर मेकिंग पावर आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीजें ना, ये अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर है, जिससे ये हमको एक कंबाइंड में काफी प्रोत्साहन मिला है, और उससे हमने ये अचीवमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है। तो मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको पुश किया है, और जहाँ पे इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को ये इम्प्लीमेंट करना था, उनके लिए ये फायदे वाला था। तो उनको उनका उत्साह, उनका प्रोत्साहन बहुत ज्यादा था, और इसीलिए हम ये अचीव कर पाए। जाहिर सी बात है, जो सफलता है खासतौर से पर्यावरण के लिहाज से, हरित ऊर्जा के लिहाज से, वो असाधारण मानी जा रही है, क्योंकि ये माना जाता है तमाम तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह से आधुनिकता का प्रभाव है समाज पर और दुनिया पर, उसको देखते हुए एक चुनौती इसको माना जा रहा था। लेकिन शिशिर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बात हम सरकार की नीतियों की कर रहे हैं, और भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की, और उन योजनाओं का ही परिणाम है कि जो लक्ष्य निर्धारित 2030 तक था, भारत ने उसे 2025 में ही हासिल कर लिया है। आप कैसे देखते हैं जो सरकार की नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन को, और जो चुनौतियां थीं उसको कैसे देखते हैं आप? शिशिर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस मंच पे बुलाया।
अगर आप देखेंगे 2008 में जब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अनाउंस किया था भारत सरकार ने, तब सोलर मिशन, उसमें से 8 मिशन थे, उसमें से एक सोलर मिशन था। उसमें टारगेट रखा था 20 गीगावाट, 20,000 मेगावाट बाय 2022। जी। जो टारगेट उन्होंने 2014 में सरकार ने उसको 100 मेगावाट कर दिया। तो एक सिग्नल दिया इंडस्ट्री को कि वी आर हैविंग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, और पॉलिसीज जो है वो स्टेबल है लंबे दौर के लिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो जो भी डेवलपमेंट हुई है उसके तहत, उसके बाद में जैसे अवस्थी जी ने बताया, अलग अलग स्कीम्स लाए, और रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेस लाए, जैसे कि ग्रीन एनर्जी एक्सेस दिया, ओपन एक्सेस। जो इंडस्ट्रीज है 100 किलोवाट के ऊपर, जो भी कनेक्टेड लोड है, इंडस्ट्री हो या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, तो 100 किलोवाट के ऊपर जो जिसका कनेक्टेड लोड है, वो लोग डायरेक्टली सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी डायरेक्टली जनरेटर से खरीद सकते हैं ओपन एक्सेस के तहत। उससे क्या हुआ, रूफटॉप सोलर ऑन इंडस्ट्री एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स प्लस ओपन एक्सेस, तो रिन्यूएबल के लिए एक नया मार्केट खुल गया। सो इस तरह से जो भी और भी अलग अलग रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस को बढ़ा दिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए है। तो एक तरह से जो मार्केट पुश लगता है, वो गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी और लॉन्ग टर्म टारगेट से दिया। फिर अभी जो टारगेट दिया है 2030 तक रिन्यूएबल का 500 गीगावाट का, जी। अभी हम 250 गीगावाट के करीब है पूरे नॉन क्लीन एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के लिए, जो 500 मेगावाट तक लेके जाना है। अब इसमें रिन्यूएबल्स के साथ साथ न्यूक्लियर आना जरूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी के हिसाब से, ग्रिड स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर के लिए भी नए स्कीम लास्ट बजट में अनाउंस किए, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने दो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए। एक तो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग विद स्किल इंडिया, एंड और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज इन बैटरी स्टोरेज और सोलर मॉड्यूल और सेल टेक्नोलॉजीज। तो उसके तहत जो प्रोडक्शन है, मेक इन इंडिया, इसको बढ़ावा दिया। तो आगे वो, और ये सब जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ये इनिशिएटिव्स कमर्शियल स्केल पे, कमर्शियल वायबिलिटी की तरफ से चल रहे हैं। ये कोई सब्सिडी ड्रिवन या डोनर ड्रिवन प्रोग्राम्स नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट खाली जो पुश कर रही है, वो पॉलिसी और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दे के पुश कर रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, क्योंकि जब कमर्शियली वायबल हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हैं, वो एक तरह से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेके, और 2030 का टारगेट है, फिर 2070 के लिए नेट जीरो एमिशन का टारगेट है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार की नीतियों ने और सुधार के जो क्षेत्र था उसमें जो जिस तरह से कार्य किया है, उसका ही परिणाम है कि एक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है। लेकिन लक्ष्य जो है 2070 तक, अभय जी मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, और इसके लिए 2026 और 2030 के बीच स्वच्छ ऊर्जा में सालाना 260 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। आप इस निवेश को कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम हरित ऊर्जा की बात करते हैं तो उससे एक निवेश का जो क्षेत्र है वो भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि
अभी जो हमारा अगला पड़ाव है 2030 तक 500 गीगावाट है जी। लेकिन हमें वहाँ नहीं रुकना है। यहाँ तक कि 500 गीगावाट जैसे कहा कि उसमें से करीब 15 गीगावाट या 15,000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से आएगा और 485 गीगावाट बाकी रिन्यूएबल से आएगा। लेकिन उसके आगे 2040 तक लगभग हम 1500 गीगावाट जाएंगे। 2047 जो कि हमारा आत्मनिर्भर ऊर्जा का लक्ष्य है, वहाँ तक हम 2000 या 2200 गीगावाट तक जाएंगे। तो ये तो एक आगे की ट्रेजेक्ट्री, आगे एक विजन निकल के आ रहा है। और इससे रिलेटेड जो अभी आपने ठीक कहा कि पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जिस तरह एक विजन दिखाई देता है, मैं आपको कुछ और नीतियों के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा, एक तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए सोलर पार्क्स दिए गए, फिर एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जिसके लिए वेवर दिया गया। इसका मतलब कि आप जहां आपको लैंड मिलता है, जहां आपको सौर ऊर्जा अच्छी है, जहां विंड एनर्जी अच्छी है, उस पर्टिकुलर लोकेशन से आप देश के किसी भी कोने में ग्रीन पावर को सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यदि राज्य के अंदर एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये भी एक स्कीम चल रही है जिसमें भारत सरकार का भी 40% इस तरह का अनुदान है। इसमें करीब 9000 किलोमीटर से ज़्यादा ये पहला फेज़ पूरा हो चुका है, लगभग 20 गीगावाट की एडिशन इसमें किया गया। दूसरा फेज़ इसका चल रहा है, उसमें भी 9000 से ज़्यादा सर्किट किलोमीटर का प्रावधान है और 33% भारत सरकार का अनुदान है। इसी के आगे अब बाकी जितने विकल्प निकल के आ रहे हैं, यदि हम ट्रांसपोर्ट में देखे जाए, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट का भी उत्सर्जन शून्य करना है, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं। अब जो नया फ्यूचर फ्यूल जो बात हो रही है, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल की आप सक्सेस स्टोरी आप जानते हैं। आगे जो आएगा वो ग्रीन हाइड्रोजन आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन में जो हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे रिन्यूएबल से, सोलर विंड से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रिड है, उस ग्रिड के सहारे आप कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी आप जनरेट कर सकते हो और कोस्टल एरिया में आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि देखा जाए, जो कि बाकी देशों के लिए 2050 नेट ज़ीरो कार्बन जो उनका लक्ष्य है, उन्हें एक चैलेंजेस निकल के आ रहा है। इसलिए क्योंकि उनके यहाँ एक प्रोजेक्ट लगने में 2 से 3 साल तो सिर्फ अप्रूवल लेने में लगते थे, उसके आगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन उसको पूरा करने में 6 से 8 साल लगते हैं। यही काम हमारे यहाँ 2 से 2.5 साल या 3 साल तक प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं और बिजली मिलना शुरू हो जाती है। तो ये नीतियों का और पूरे प्रोग्राम्स का असर है। और डिसेंट्रलाइज जो छोटे तौर पे यदि हम देखा जाए, पीएम कुसुम की बात हुई या पीएम सूर्यघर जो कि अब 1 साल से ज़्यादा हो गया स्कीम को, से लोकलाइज स्तर पे भी हमारे पास सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम अवेलेबल है और एक बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दोनों अवेलेबल है। तो इसको देखते हुए आगे जितनी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं जहां हम फॉसिल फ्यूल मतलब कार्बन उत्सर्जन जिसमें करते थे, अब उसको धीरे धीरे कम करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, न्यू या ग्रीन फ्यूल से करेंगे। और इस तरह हमारी एक ट्रेजेक्ट्री बनी हुई और ये देश के लिए और सारे इकोनॉमिक के लिए एक बहुत चुनौती और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। जाहिर सी बात है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का भी उद्देश्य है, उसका भी एक लक्ष्य है। मनमोहन अवस्थी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए उभरते क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा योगदान दिखाई देता है वो ऊर्जा क्षेत्र का भी दिखाई देता है। मेरा आपसे एक सवाल ये भी है इसके साथ साथ कि भारत जो है वो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अलायंस भी भारत के नेतृत्व में बना है इसको लेकर। आप कैसे देखते हैं जो सोलर ऊर्जा की हम बात करते हैं उसकी संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की जो सोलर उत्पादन की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। लकीली भारत ऐसा देश है जहाँ पे सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। 80% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया कैन जनरेट इंडिया कैन जनरेट द सोलर एनर्जी। तो उस कारण से हमारे पास स्कोप है। और जैसे कि अभी हमारे सह पैनलिस्ट ने बताया कि भारत की नीतियां जो हैं वो उसको काफ़ी प्रोत्साहित कर रही हैं और सिंगल विंडो क्लियरेंस और जैसे अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देके जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, जहां 6, 7, 8 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, वहीं पे हमारे देश में अभी 2 या 3 साल में प्रोजेक्ट हो जाते हैं। अब तो उसका टाइम फ्रेम और उसके कारण उसका कॉस्ट भी कम हो गया है। तो जहां पहले 1 गीगावाट का कॉस्ट 10 या 12 करोड़ होता था, आज उसी चीज़ आधी के आसपास 6, 7, 5
तो ये टाइमलाइंस कम करने से ना कि एक तो हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है फ्रॉम विज़ अदर कंट्रीज, बट अवर जी जी बिल्कुल। शिशिर जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि यह मुद्दा विकसित भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है, हरित ऊर्जा का, और जिस तरह से अलग अलग ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में भारत ने अपनी भूमिका को बढ़ाया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी जो नीतियां है और जो पॉलिसीज है वो काफी महत्वपूर्ण है उस दुनिया में। भारत देखो तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का, और अगर हम उसको बड़े पैमाने पे मोर देन 50% नाउ जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जा रहे हैं, तो वो एक बाकी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी हो जाता है कि हमारे इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी है, जो इंडस्ट्रीज अभी बाहर भी प्रोजेक्ट कर सकती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको जो सपोर्ट चाहिए टेक्नोलॉजी का और उसका, वो अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के इंडिया भारत दे सकता है वो सपोर्ट। जो अब तक हम बोल रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें सपोर्ट करना चाहिए, अगर आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम बाकी लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके हिसाब से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन से बना हुआ है, उसका उद्देश्य वही है कि जो कंट्रीज, छोटे कंट्रीज है जिनके पास कैपेसिटीज कम है, उनकी कैपेसिटीज बढ़ाना और उनको ग्रीन एनर्जी पे उनकी जो आगे की डेवलपमेंट है वो पूरी हरित ऊर्जा के तहत होनी चाहिए, और ताकि उनको भविष्य में ये प्रॉब्लम ना आए जो हम अभी फेस कर रहे हैं। तो और इसमें भारत एक लीडरशिप लेके चल रहा है, और इसके लिए हमारे सरकार की नीतियां और सरकार का पुश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जाहिर सी बात है, सोलर एनर्जी को लेकर फ्रांस के साथ भारत ने जो एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस बनाया है, उसके एक सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे भारत की जो आर्थिक पक्ष है उसको भी मजबूती मिल रही है, साथ ही ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसको भी बल मिल रहा है। लेकिन अभय जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है या इस तरह का विजन रखता है। नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, क्या हम वो पूरा 2030 तक कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? इस दिशा में क्या काम हो रहा है? जैसा आपने कहा कि इसके लिए हमें ज़रूरत होगी और अधिक सोलर पैनल्स की, उसके मॉड्यूल्स की। तो अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो PLI स्कीम है उसके अंतर्गत हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। आज मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी करीब 90 गीगावाट से ज़्यादा है पर एनम। इसी तरह सेल की कैपेसिटी 27 गीगावाट के ऊपर आ गई है। और इसी के साथ साथ जिस तरह की पॉलिसी और एनवायरनमेंट बना हुआ है और डिमांड क्रिएट हो रही है, डिमांड इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि एक तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स, सारे कंज्यूमर्स को ऊर्जा की ज़रूरत हर साल 8 से 10% और बढ़ती जा रही है। तो ये डिमांड को देखते हुए, पॉलिसीज़ को देखते हुए, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसी के साथ साथ हम जैसे जैसे 2030 तक के हमारे लक्ष्य हैं उसको हासिल करते जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो प्रोजेक्ट पूरे करने की जो ज़रूरत है, उससे जो सारे चुनौतियाँ हैं उन सब के ऊपर काम हो चुका है। पॉलिसीज़ अच्छी हैं, प्रोग्राम्स हैं, जगह मिल रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है पूरे देश के लिए। तो हमें जितने लक्ष्य हम 2030 के लिए रख रहे हैं वो भी हासिल करेंगे, 35 के लिए रखेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है 40 तक। और इस तरह विकसित राष्ट्र के लिए हमारी जो ऊर्जा की जो अवेलेबिलिटी जो चाहिए, जिस तरह विकसित राष्ट्रों में होती है पर कैपिटा या पर GDP, वो हमें हासिल होगी। और जैसा अभी कहा कि विकसित राष्ट्र भी ये देख रहे हैं कि किस तरह भारत में इतनी तेज़ी से हरित ऊर्जा
का इंस्टॉलेशन हो रहा है। और छोटे राष्ट्र को तो एक तरह से एक लीडरशिप ही भारत की ओर से मिल रही है कि उन्हें भी फॉसिल फ्यूल से हट के, उनके ऑयल और गैस के इंपोर्ट से हट के उन्हें खुद सोलर और रिन्यूएबल के ऊपर जाना चाहिए। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों में धीरे धीरे हमारा इंपोर्ट हम कम करते जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी पे और डिपेंडेंट बढ़ाएं। इसके लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है और आगे डिमांड जैसे बढ़ेगी तो अच्छा अभय जी, एक चलते चलते एक सवाल मेरा आपसे और है कि हरित हाइड्रोजन की लागत को $1 प्रति किलोग्राम तक कम करने का लक्ष्य है, इसको कैसे कम किया जाएगा? क्योंकि मैंने कहा आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है इससे। जी, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि सोलर ऊर्जा जो बिजली बनती थी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, उस वक्त उसका रेट कभी 15 रुपये, कभी 16 रुपये और फिर 12 रुपये था जी। 10 साल में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हमारे देश में आ गई कि ये 2 रुपये तक आ गया था और 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक अभी इस बीच चलता है। इसी तरह जब हाइड्रोजन के अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ निकल के आ रही हैं जिस पे रिसर्च पे काम हो रहा है, हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए हैं, इस पे भी काम चल रहा है। तो हर क्षेत्र में यदि उसका कंजम्पशन हो, उसका प्रोडक्शन हो, हाइड्रोजन का उसके टेक्नोलॉजी हो, सब में इनोवेशन निकल के आएंगे, नई टेक्नोलॉजी उभर के आएगी। इसी के साथ जब हम एक बड़ी कैपेसिटी लगाएंगे जो कि हमारा लक्ष्य 2030 जी, तो ज़्यादा कैपेसिटी लगाने से उसकी लागत कम होने की पूरी संभावना है और उससे हमारे इकोनॉमी में काफ़ी फायदा होगा आर्थिक पक्ष के रूप में। जाहिर सी बात है, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में जो उपलब्धि है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत का पर्यावरण के प्रति गंभीर रवैया जो है, जो विजन है, उसका उदाहरण है, उसका प्रतीक है। 2047 तक भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सपना अब और करीब नजर आ रहा है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।